गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अचानक से गुड आफ्टरनून। हाँ, प्रीलिम्स पेपर का डिस्कशन भी चल रहा है और 1:30 में तो हमारी क्लासेस रहती हैं। चलिए, तो आप में से कुछ लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर देखा है या नहीं इस बार का? इस बार कोई आप में से कोई थे जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया हो इस बार का, इस सेशन का? गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे काफी लेंदी था। अच्छा, चलिए, तो हाँ, साइंस से क्वेश्चन आया है। साइंस में खासकर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपको फिजिक्स से, बायो से आया है क्वेश्चन, बट वो बायो में आप उसको क्वेश्चन को मानकर मत चलिए, क्योंकि रैंडम चीजों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे एक जो क्वेश्चन आया है नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर, ब्लड वेसल्स को कौन डायलेट करता है, ब्लड वेसल्स में कैसे जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं या रैंडम कुछ होते हैं। हर साल लगभग आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल पेपर में 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही रैंडम मिलेंगे आपको। रैंडम इन द सेंस कि उसका कोई अता पता नहीं है, वो कभी भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर कई बार स्टूडेंट्स क्या दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को कि उनको लगता है कि अगले बार ये क्वेश्चन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगले बार इस तरीके के सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आप सभी ने क्वेश्चन देखा होगा कि किस कंट्री का जो बॉर्डर है, किस कंट्री का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा है, या कौन से कंट्रीज के बॉर्डर का लेंथ जो है वो सबसे लंबा है। अब ये टाइप के जो क्वेश्चंस हुए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हुए, तो फिर इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस टाइप के जितने भी लॉन्गेस्ट बॉर्डर, शॉर्टेस्ट बॉर्डर, ये सारी चीजें देखने लगते हैं, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कौन सा जो है वो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, कौन सा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, किस कंट्री का लेंथ कितना है, किसका साइज कितना है। ये सारी चीजें, फैक्चुअल चीजें लोग याद करने लगते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि आप एक अच्छा खासा टाइम इस पे स्पेंड कर देते हो, अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर देते हो कि हाँ, हमें इन सभी चीजों को याद रखना है। बट अगले साल एग्जाम में वो है जरूरी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना 2023 का, 2023 में या 22 में या 21 में या 20 में आपको कुछ रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही कुछ रैंडम जो पहली बार आए हो, 10 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे वैसे, जो बिल्कुल ऐसे एरिया से आए हो जिसको आपने सोचा ना हो। जैसे इस बार एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन आया ऑथर और बुक को लेकर। खैर वो काफी फेमस क्वेश्चन था, इसलिए बनता भी है, या फिर जिन्होंने भी हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में या पिछले 4-5 सालों में या 2-3 सालों में भी जिन्होंने बार बार देखा है न्यूज़पेपर्स, तो उनको आइडिया चल गया होगा। ठीक है, बट नॉर्मली आप क्या देखोगे कि जैसे बुक पे जो क्वेश्चन था कि द इंडिया वे या वाई भारत मैटर्स, इस टाइप के बुक और ऑथर को लेकर क्वेश्चन आया। ऑफ कोर्स जयशंकर जो है, एस जयशंकर, वो काफी फेमस पर्सनालिटी है और उनकी बुक भी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है। उसको लेकर आप देखोगे द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस ने काफी चीजें पूछी हैं, मतलब काफी बार इसको लेकर डिस्कस किया है, काफी बार इसको लेकर एडिटोरियल्स आए हैं। यहाँ द इंडिया वे में एस जयशंकर ने कैसे लिखा कि हमें यूरोप को री एंगेज करके या यूरोप को रिकल्टिवेट करने की जरूरत है, रशिया को रीअश्योर करने की जरूरत है। तो इस टाइप से अलग अलग स्टेटमेंट्स थे उस बुक में, और उस बुक को लेकर कई दिनों तक चर्चा चलती रही। मींस ये बुक नया नहीं है, ये बुक आप देखोगे तो काफी पुराना है। आई थिंक 2019 या 20 के आसपास में ये बुक आई थी। ठीक है, तो और वाई भारत मैटर्स उसके बाद आया था। ठीक है, वाई भारत मैटर्स उसके बाद आया था। तो ये टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनको ऐसा नहीं कि फिर अगले साल आप क्या करो कि जितने भी बुक और ऑथर हैं उनको याद करना स्टार्ट कर दो, या कौन सा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, कौन सा स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, इसको भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी।
ये वो रैंडम क्वेश्चंस है जिनको आपको सीखना होता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो इनको स्किप करना है। अब आप एक चीज पे यहां पे ध्यान दो, एक चीज पे यहां पे ध्यान दो कि अगर हम लोग क्वेश्चंस में देखें तो लगभग 90 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे, लगभग 90 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जो कॉमन एरिया से। आपने देखा पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आए हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज चलाया था यूट्यूब पे, या फिर जो करंट अफेयर्स क्लासेस थी या मैपिंग क्लासेस थी, उसमें मैंने कई बार बोला कि आप ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, ज्योग्राफी पढ़ के जाओ। एनसीईआरटी का एकमात्र ऐसा एरिया है जिससे मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं और सिंपल आते हैं। इस बार क्वेश्चंस बढ़ गया, आपका फायदा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशंस जो होते हैं ना, मतलब जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उन पे आप हमेशा ध्यान बनाए रखो, ठीक है। कोर सब्जेक्ट पे आप हमेशा ध्यान बनाए रखो, उतना ही काफी होता है। जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको पढ़ने पर टाइम लगाओ ना उनके पीछे भागो, उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी आपका पेपर का डिस्कशन तो चल ही रहा है, आप उसको देखिएगा, क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा। क्वेश्चंस बिल्कुल इस बार एक तरीके से एक मॉडरेट लेवल पे था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और ना ही बहुत ज्यादा इजी था, इजी भी नहीं था और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अराउंड 90 टू 100 के आसपास में कट ऑफ की गुंजाइश हो सकती है, लगभग लगभग, ठीक है। मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोलूंगा कि हाँ 94 आएगा, 95 आएगा, लगभग ये 10 मार्क्स का जो रेंज है ना 90 टू 100, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, तो लगभग इस रेंज में हो सकता है। तो ये एक रेंज है कट ऑफ का जो हो सकता है। और इससे आपको एक चीज जो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि देखो कई बार क्या होता है ना कि किसी साल पॉलिटी को लेकर ज्यादा क्वेश्चन हो गया, किसी साल ज्योग्राफी को लेकर क्वेश्चन हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगले साल मॉडर्न हिस्ट्री पे भी पूछ सकते हैं। साइंस पे हो गया तो अगले साल भी साइंस पे पूछ सकते हैं, एनवायरमेंट पे पूछ सकते हैं। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, कोर सब्जेक्ट्स और उनके स्टैटिक्स, उनको लगातार फॉलो करो, उनको लगातार देखो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उनको आप लगातार देखते रहना। चलिए, तो हम लोग बायो पढ़ रहे थे और बायो में जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको लास्ट डे भी बोला था कि जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं जो सब्जेक्ट मैटर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको लेकर, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अच्छा हिंदी में भी है इधर, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव जल के कथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ठीक है। तो एक है कथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, दूसरा है हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, और तीसरा है अम्ल को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए? ये चीज हम लोगों ने तब पढ़ा था जब हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी ये सब पढ़ रहे थे। साथ में मैंने आपको तब भी रेफरेंस दिया था जब हम लोग बायो का ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, मानव शरीर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भी इसको हम लोगों ने देखा था। क्या होना चाहिए यहां पे आंसर? चलिए, कुछ लोगों का आंसर आया सी। ओके, कुछ ओके, एक आंसर डी भी आया गौतम। गौतम डी क्यों? सी ऑप्शंस आ रहे हैं ज्यादातर और बी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन भी है। देखो यहां पे सीधा सीधा देखो ना, कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेकर जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? कुछ सूक्ष्म जीव जल के कथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। जब मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बोला था तो बैक्टीरिया में मैंने आपको समझाया था कि ये वहां पे भी मौजूद है जहां पे वोल्केनो वाला है, जहां पे वोल्केनो वाला जो है, जहां पे वोल्केनो हो रहा है वहां पे भी बैक्टीरिया ये रह सकते हैं। मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से तो बहुत आगे हो गया। फ्रीजिंग टेम्परेचर का भी मैंने आपको बताया था कि जहां पे पानी का तापमान 0 से नीचे है, जैसे आर्कटिक हो गए, अंटार्कटिक हो गए, तो उन क्षेत्रों में भी बैक्टीरिया पाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी, पहला भी ऑप्शन सही हुआ, दूसरा भी ऑप्शन सही हुआ। 3 से कम पीएच हमने देखा था कि हमारे जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसमें ऑप्शन क्या है?
सॉरी, हमारा जो स्टमक है उसमें क्या है, जो अम्लीय, जो आप बोलोगे अम्लीय वातावरण तैयार होता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारे पेट का जो एक तरीके से जो पीएच है वह 3 से क्या 1-2 के आसपास में पहुंच जाता है। तो ये वाला भी तो सही है ना, कि यहां पे भी हमने देखा था कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं जो हमें डाइजेशन में, पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो ये पार्ट भी मैंने आपको उसी दिन बताया था, ये तीनों चीजें यहां पे सही होंगी और आंसर होगा सभी तीन। ठीक है, तो ये सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर, ये सूक्ष्म जीव जो हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं अम्लीय वातावरण में भी, कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं और कुछ वोल्केनो में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा सभी तीन यहां पे सही है, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, मैंने बार बार ये चीज बोली, सभी लोगों को समझाया भी जो इस साल एग्जाम दे रहे थे, कि आप ये समझ के मत जाओ जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, तो टेस्ट सीरीज में क्या है कि लगभग सभी जगह टेस्ट सीरीज में सिर्फ ओनली 1 ओनली 2 वाला ही ऑप्शन जो है वो यूज किया गया था। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही रहते थे, ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते थे। तो फिर हम लोगों ने फिर मैंने आपको कई बार, आप में से कुछ लोग जो रहे होंगे यूट्यूब सेशंस में या बाकी लोग या जो भी मिले, उनको मैंने यही चीज समझाया कि आप ये सोच कर मत जाओ कि आपका टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहा है, तो टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहा है तो आप वहां पे परेशान हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली पे भी आएंगे और इस बार आए भी हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एक पैटर्न जो हो गया आप उसी को अब मान लो कि हाँ यही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता, या यूपीएससी अब हमारे प्रति इतनी निर्दयी हो गई है कि अब यही पूछेगी और हमें 40-45 से ज्यादा क्वेश्चन तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ट्रेंड जो है वो एक बार के लिए आया तो उसको ट्रेंड नहीं बोलते हैं, उसको बस एक्सेप्शन बोलते हैं, और सब चीज जो हमारा बेसिक है उसको हम लोग तैयार करते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए, तो यहां पे तो आंसर हो गया। अब आते हैं 2022 का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युजकों से संरक्षित करती है, वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए आंसर? चलिए, यहां पे कंफ्यूजन है, कुछ लोगों का आंसर है डी, कुछ लोगों का आंसर बी भी है और सी भी है। ओके, पीयर प्रेशर में तो आगे आप नहीं सी लिख रहे हैं। देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सामने वाले बता रहे हो कि देखो इसका आंसर जो है वो सी हो सकता है या डी हो सकता है, तो कई बार आप उसी को सोच के आंसर देते हो कि हाँ सी जो है वही होगा। अब आप बेसिक याद करो, बी सेल और टी सेल क्या काम कर रहा था? बी सेल और टी सेल क्या काम कर रहा था? हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया या इंफेक्शन आता है तो उसको खत्म करने का काम या उससे शरीर को बचाने का काम कौन करता है? बी सेल और टी सेल। तो आपको यहीं पे दोनों टाइट ऑप्शन है, देखो ये दोनों जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल आसपास में, वह शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम को दबा देना, प्रतिरोध, प्रतिरक्षा निरोधक, प्रतिरक्षा निरोधक मतलब है कि प्रतिरक्षा शक्ति को खत्म कर देना, प्रतिरक्षा शक्ति को खत्म कर देना, इसको दबा देना, इसको खत्म कर देना। तो हमारी जो बी सेल और टी सेल है ये तो खुद प्रतिरक्षा, जो प्रतिरक्षा का जो हमारा पार्ट है उसी का तो ये काम करता है, ये प्रतिरक्षा निरोधक नहीं है, ये तो खुद प्रतिरक्षा के लिए काम करता है। प्रतिरक्षा निरोधक क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा करने वाले जो सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सिस्टम है, जो बॉडी को बचाने वाले सिस्टम है, उनको खत्म करे या उनको दबा दे, उसको हम बोलेंगे प्रतिरक्षा निरोधक। यहां पे प्रतिरक्षा निरोधक नहीं होगा, ये जो पार्ट है ये गलत हुआ, इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं है, ये तो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। तो इसलिए यहां पे आंसर होगा
वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। इसलिए ऑप्शन डी होगा। तो कभी कभी देखो, अब एक चीज मैं आपको बिल्कुल यहां पे क्लियर बताता हूं, ठीक है। अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़कर जाते हो इसके लिए, अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़कर जाते हो इसके लिए, तो आपको चैलेंज आएगा। इसलिए जहां पे हिंदी के वर्ड हो, क्लिष्ट वाले वर्ड हो, वहां पे उसका इंग्लिश का भी वर्ड याद रखना, ठीक है। इंग्लिश के भी कुछ वर्ड याद रखना, क्योंकि कई बार यूपीएससी अपने ढंग से एक नया हिंदी का वर्ड बनाती है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में ना हो, तो वहां पे आप इंग्लिश से रेफरेंस करके देख लेना, इंग्लिश से रेफरेंस करके देख लेना कि इंग्लिश में क्या कहा गया है उसको। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये चीज जो है ये आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों थोड़ा थोड़ा मालूम हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स यहां पे जो आंसर होगा वो डी होगा। देन कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है जीवाणु, कवक और विषाणु। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? कृत्रिम माध्यम में इनमें से किनको संवर्धित किया जा सकता है, इनमें से किनको बनाया जा सकता है, यह बताना है। जीवाणु, कवक और विषाणु। तो कृत्रिम माध्यम में इसमें से किनको संवर्धित किया जा सकता है, बताएं। चलिए, कुछ आंसर आए हैं ए, और कोई? गुड आफ्टरनून। आकाश, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि किताब पढ़ने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, आपको मालूम है कि किसको हटाना है, इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो हटाना है। मैंने कई बार रिपीट किया है क्लासेस में, इसमें से कौन सा हिस्सा जो है इसको हटाना है। तो जब हम विषाणु की बात करते हैं, यानी कि जब हम वायरस की बात करते हैं, तो ये हमारा कृत्रिम माध्यम में इसको संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये चीज मैंने आपको कई बार रिपीट करके बोला है। कई बार ये क्वेश्चन आया, कोविड वाला वायरस चाइना ने बना दिया या किसी और ने बना दिया, तो ये चीज मैंने बार बार आपको समझाया है, ठीक है। और ये चीज यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, एक नहीं दो बार, ठीक है। तो देखो, यहां पे सबसे पहले हम विषाणु को साइड करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा 1 और 2। सीधा सीधा इसमें जो आंसर है वो 1 और 2 निकल जाएगा, क्योंकि वायरसेज को हम कल्चरली सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कृत्रिम माध्यम में इसको हम संवर्धित नहीं कर सकते, कृत्रिम माध्यम में इनका संवर्धन पॉसिबल नहीं है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अगर इनको बनाना है तो एक लिविंग बॉडी के अंदर में, यानी कि एक जीवित जो भी कोई सेल होगा, जीवित कोशिका होगी, उसके अंदर में आप बना सकते हो, ठीक है। तो जीवित कोशिका के अंदर में ही आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो या बना सकते हो, कृत्रिम माध्यम में यानी कि आर्टिफिशियल में नहीं कर सकते। अंजलि, आपका भी आंसर दिख रहा है? सभी का आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे प्लांट और एनिमल कोशिका को लेकर है, प्लांट और एनिमल कोशिका को लेकर है। कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तीसरा है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। तो यहां पे आपको 3 बेसिक चीजों पे है, रसधानी, कोशिका भित्ति, रसधानी, कोशिका भित्ति, और साथ में हमारे पास जो है प्लाज्मा झिल्ली। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अच्छे से कंपेयर करके भी देखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब यहां पे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बी आंसर आ रहा है और सी आंसर भी आ रहा है। बी, सी, डी, ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तीनों चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली भी, कोशिका भित्ति भी और रसधानी भी। रसधानी जिसको रिक्तिकाएं भी कहते हैं, रसधानी जिसको रिक्तिकाएं भी कहते हैं।
अगर आंसर इसमें गलत हो रहा है तो मतलब रिवीजन की बहुत कमी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पादप, हम लोगों ने एक चीज देखो, सेकेंड स्टेटमेंट पे पहले आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने देखा पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। अब आप याद करो, कोशिका का पहला चैप्टर का पहला दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाहे कोई भी कोशिका हो, अगर कोई जीवित कोशिका है तो उस जीवित कोशिका के अंदर में कुछ बेसिक चीजें हमेशा मौजूद होंगी, और यही जीवित और निर्जीव को अलग करता है। एक हमने देखा था कि कोशिका द्रव्य, दूसरा हमने देखा था प्लाज्मा झिल्ली, और तीसरा हमने देखा था अनुवांशिक सामग्री। यह तीनों चीजें तो बेसिक होती ही होती है। तो क्योंकि पादप कोशिका भी एक जीवित कोशिका है, तो इसके अंदर में प्लाज्मा झिल्ली ना होने का तो सवाल ही नहीं है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और अनुवांशिक सामग्री, ये तो तीन बेसिक हमने देखे थे, ये तो सब में होगा। ठीक है, अगर जीवित है तो उसमें ये होगा। तो ये स्टेटमेंट को आप यहां से हटा सकते हो। ठीक है, वैसे तो इसी को हटाने पे आपका आंसर आ जाएगा कि सीधा 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। लेकिन आप फिर भी देख लो, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है। हमने देखा था कि प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी होती है जो लगभग 60 से 70% या इवन 80 से 90% जगह ऑक्युपाई कर सकती है, घेर सकती है। और वहीं पे प्लांट्स में हमने देखा, सॉरी एनिमल में देखा था, प्राणी कोशिका में देखा था कि छोटी छोटी रसधानियां मौजूद हो सकती है, कभी कभी अनुपस्थित भी हो सकती है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो सही है। और पहला में आप देख ही सकते हो, कोशिका भित्ति मौजूद होती है, और सिर्फ हमें देखने को मिला था कि जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका है, उसमें हमें यह कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, प्राणी कोशिका में यह मौजूद नहीं होती। तो पहला ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, आंसर होगा सी। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। विषाणु किसे संक्रमित कर सकते हैं? बैक्टीरिया, फंगी या प्लांट्स? बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट में से विषाणु किसे संक्रमित कर सकते हैं? यही होता है नेहा, बिल्कुल। देखो, जैसे जब आप लोग स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यहां पे कंफ्यूजन होती है। स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अधिकतर गलती बस इसी कारण होती है। कौन से जो कथन, इसमें से कौन सा सही है? विषाणु किसे संक्रमित कर सकता है? अब इसमें एक कॉमन सा लॉजिक लगाओ। विषाणु क्या है? विषाणु एक जेनेटिक मटेरियल है, एक अनुवांशिक सामग्री है। इसको कोई ना कोई एक लिविंग सेल चाहिए, यानी कि कोई भी एक जीवित कोशिका चाहिए, जीवित कोशिका चाहिए। क्या इसको जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरिया में एक जीवित कोशिका मिलेगी? क्या इसको कवक में, यानी कि फंगी में एक जीवित कोशिका मिलेगी? और क्या इसको पादपों में, यानी कि प्लांट्स में एक जीवित कोशिका मिलेगी? तीनों में इनको जीवित कोशिकाएं मिलेंगी या नहीं? अब सिंपली ये सोचकर देखो कि क्या यह तीनों जीवित कोशिकाएं हैं? और अगर जीवित कोशिकाएं हैं तो क्या इनको विषाणु प्रभावित नहीं कर सकते? हम लोगों ने इसमें एग्जाम्पल भी देखा था कि एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है वह बैक्टीरिया के अंदर में ही होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्लांट वाले में भी देखा था कि जैसे मान लो हम लोग वायरोइड्स ही पढ़ रहे थे, वायरोइड्स ही पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखा कि प्लांट को ज्यादा संक्रमित करता है। तो ये सभी जो है, चाहे वो प्लांट हो, फंगी हो या फिर बैक्टीरिया हो, यानी कि जीवाणु हो, कवक हो या पादप हो, इन सभी को विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आंसर जो होगा वो डी होगा। तो कई बार बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को पढ़ो तो आपको आंसर मिल जाएगा, और सोचोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, आंसर इसमें छुपा हुआ है। स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है।
प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। ऑक्सीजन जी ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। तो पहले आप इसमें उन ऑप्शंस को हटाओ जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत होंगे। ठीक है, बिल्कुल ही गलत होंगे, उन ऑप्शंस को पहले हटाओ। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है? यहां पे प्रकाश की मदद से, प्रकाश में जो ऊर्जा है उसकी मदद से भोजन बनाया जाता है। यानी कि प्रकाश में मौजूद जो ऊर्जा है उसको भोजन के फॉर्म में चेंज किया जाता है। इसको भोजन के फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो क्या होना चाहिए इसमें? ध्यान से सोचो। अभी तक मुझे एक भी सही आंसर इसका नहीं मिला है। सी और डी तो रॉन्ग है। चलिए सी और डी को मान लेते हैं। देखो सी में क्या बोला जा रहा है कि फूड ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपने कभी प्लांट में यह सुना है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता हो? कार्बन डाइऑक्साइड को तो नहीं निकालता। तो सी ऑप्शन को तो आप यहां से हटा सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड चलो यहां से नहीं निकलता। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। अगेन सेम चीज, प्रकाश संश्लेषण तो वो है ना जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये ऑप्शन को भी हमने हटा दिया। अब सी और डी तो नहीं है। अब आते हैं दो चीजों को लेकर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है। ठीक है, और दूसरा है प्राप्यतम ऊर्जा यानी कि जो फ्री एनर्जी है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अब आप खुद सोचो कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश में जो विद्यमान ऊर्जा है उस ऊर्जा को संचित किया जाता है भोजन के स्वरूप में। उस ऊर्जा को संचित किया जाता है भोजन के स्वरूप में। तो यहां पे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग देखेंगे कि जो प्राप्यतम ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। फोटोसिंथेसिस आप सबको मालूम है, फोटोसिंथेसिस आपने बचपन से पढ़ा है। अब बस यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, क्वेश्चंस का क्या कैसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, प्राप्यतम ऊर्जा मींस जो फ्री एनर्जी है, सन की जो एनर्जी आ रही है सबके लिए मौजूद है, फ्री है, उसी का इस्तेमाल करते हैं प्लांट। उसी का इस्तेमाल करते हैं प्लांट यानी कि पौधे, और उस ऊर्जा को फिर फूड के रूप में, भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। और आपने देखा होगा हम क्या ग्रहण करते हैं, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से। तो उस भोजन में जो ऊर्जा है वो कहां से आई? उस भोजन में ऊर्जा आई प्लांट के द्वारा। प्लांट ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की थी, पादपों ने, पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की और वहां से फिर हमारी ऊर्जा भोजन के रूप में यहां पर आकर फिक्स हो गई। तो ये हमारी सेकेंड ऑप्शन जो है प्राप्यतम ऊर्जा, ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? पहला है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। ठीक है, आवश्यक एंजाइम नहीं होते। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम में या सिंथेटिक मीडियम में, यहां पे इसका मतलब है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। और तीसरा है, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। वायरसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, यानी कि सिर्फ जो जीवित हैं वही वायरसेज को या विषाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं या एक मतलब एक जीव से दूसरे जीव में संचालित कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर?
तो कुछ आंसर्स आ रहे हैं सी, कुछ आंसर्स ए भी आ रहे हैं। ओके, केवल एक। देखो, अब आप सिंपली सोचकर देखो, चलो सेकंड वाले के बारे में तो आप सबको अब आइडिया हो गया होगा कि कुछ भी हो आर्टिफिशियल मीडियम या कृत्रिम माध्यम में संवर्धित, यहां लिखा हुआ किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये नहीं किया जा सकता, तो सेकंड ऑप्शन को हटा दिया हमने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को यहां से गायब कर दिया। अब बचता है एक और तीन, तो हमने बी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को हटा दिया, अब बचे एक और तीन। ठीक है, तो मतलब एक वाला तो किसी भी कंडीशन में सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में एक एक आ रहे हैं, तो एक वाला तो सही ही है। ठीक है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। हम लोगों ने देखा था विषाणु है क्या, विषाणु बेसिकली एक अनुवांशिक सामग्री है। विषाणु बेसिकली एक अनुवांशिक सामग्री है, ना तो इनके पास कोशिका द्रव्य होता है, ना ही इनके पास प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो कुछ भी यहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा आता है कि विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो विषाणु है वो जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो सकते हैं? क्या विषाणु एक जगह से दूसरे जगह जल या हवा के माध्यम से संचारित हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। क्या आप एक सिंपल चीज देखो, जब मान लो आपको फ्लू, किसी को आपने देखा कि फ्लू हो गया है, किसी को फ्लू हो गया है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति जो है वो छींक रहा है, अगर कोई भी एक व्यक्ति जो है वो छींक रहा है, तो क्या उस छींक से जो वायरसेस निकले हैं उस समय हवा में निकले हैं, क्या वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं या नहीं? अगर हो सकते हैं तो फिर यहां पे लिखा हुआ है कि केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। ठीक है, केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जैविकीय नहीं, जो अजैविक संवाहक हैं उनके द्वारा भी हो सकता है, यानी कि जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से यहां पे यह संचारित हो सकता है। तो अल्टीमेटली सेकंड और थर्ड जो है वह गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा केवल एक। क्या? तो यहीं से आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाता है कि इसका आंसर ए होगा। क्लियर? तो देखो, अब ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फिर भी यहां पे गलती हो रही है, यही चीज आपको समझना है। यूपीएससी आपको ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स 90 क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, लेकिन बाकी जो 90 क्वेश्चन होते हैं वो वही होते हैं जो आपने पढ़ा है, वो वही होते हैं जो आपने पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अभी तक अनुवांशिक बीमारियों के बारे में, अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नहीं 2024 के नहीं है, उसके पहले के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2024 के भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोगों ने पहले के जितने भी क्वेश्चन थे बायो के, तो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी का आज का जो सेशन है, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं कि जो अनुवांशिक रोग हैं, अनुवांशिक रोग है उसको हम लोगों ने देख लिया था अभी तक। अनुवांशिक रोग में हम लोगों ने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और बाकी जितने भी पॉसिबल जो अनुवांशिक रोग हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा था। डाउन सिंड्रोम भी देखा, क्लाइनफेल्टर भी देखा, इसके साथ साथ हम लोगों ने बाकी चीजें भी देखी हैं। चलिए, अब हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। क्लास बस जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। अभी अभी से अभी तक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो अभी से हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अनुवांशिक बीमारियों को देखने के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखना है, नेक्स्ट चीज हमें देखना है वह है दवाओं के बारे में, कि दवा आखिर काम कैसे करती है और दवाओं के प्रकार क्या क्या है। क्या? तो अब हम बात करते हैं दवा के बारे में। ठीक है, दवा के बारे में या दवाई के बारे में।
कि आखिर ये जो दवा है वो काम कैसे करती है हमारे शरीर में, ठीक है? और दवा का काम समझने के बाद आप बाकी सारी चीजें भी समझ जाओगे कि क्यों दवा लेने के लिए या क्यों बाकी चीजों के लिए मना किया जाता है, क्यों बार बार दवाई लेने के लिए मना किया जाता है, इस चीज को भी आप समझ जाओगे, ठीक है? तो पहले मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं, फिर मैं इसको डिक्टेट कर दूंगा। देखो, मान लो जैसे कोई भी व्यक्ति है वह पहले कोई भी मेडिसिन लेता है, कोई भी दवा लेता है, तो दवा जो है मान लेते किसी ने कोई सिरप लिया या फिर कोई भी लेट अस से कि कोई भी पिल जो है, जो टैबलेट होती है, वो टैबलेट लिया, कोई भी दवा की गोली ली। दवा खाने के बाद यह जो दवा है वह कहां जाएगी, यह दवा कहां पे पहुंचेगी? यह दवा पहुंचती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में, ठीक है? अब देखो, ये जो दवा है वह एक प्रकार का क्या है? यह है केमिकल, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, इसका कुछ केमिकल फॉर्मूला होगा। जो भी दवा हम खाते हैं वह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है? अब आप सभी ने अभी तक जो मानव शरीर के बारे में पढ़ा है, मानव शरीर के बारे में जो जाना है, उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा कि हमारे शरीर के अंदर में बाहर से आने वाली किसी भी चीज की एंट्री आसान नहीं होती, यानी कि बाहर से अगर कुछ भी एंट्री होती है तो वो आसान नहीं होती। यह जो है हमारे पाचन तंत्र में पहुंचने के बाद अब यहां पे इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि अपचय प्रक्रिया है, वह स्टार्ट हो गई। पहले तो ये मेडिसिन पहुंचने के बाद यहां पे इसका पाचन स्टार्ट हुआ, पाचन तंत्र में इसका जो पाचन है वह स्टार्ट हुआ। पाचन के बाद पाया गया कि इसमें क्या मौजूद है? इसमें मौजूद है कोई भी रासायनिक पदार्थ। और क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ मौजूद है, तो अब यहां पे क्या होगा? अब इस रासायनिक पदार्थ को भेजा जाएगा हमारे शरीर के लीवर में, इसको भेजा जाएगा, ठीक है? क्योंकि यह रासायनिक पदार्थ है, तो हमारे शरीर का जो लीवर है, जो यकृत है, यह लीवर हमारे शरीर का रासायनिक संश्लेषण, एक तरीके से आप बोल सकते हो रासायनिक संश्लेषण माध्यम है। जो भी रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में एंटर करेंगे, जो भी रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में आएंगे, वह पहुंचेंगे हमारे लीवर में, हमारे यकृत में, ठीक है? तो ये यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि हमने कोई भी मेडिसिन ली, मेडिसिन वहां से पहुंची माउथ में, जो मुंह है वहां से एंटर करेगी, यहां से पहुंचेगी पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में पहुंचने के बाद इसका पाचन होगा और फिर यह ब्लड में जाकर मिल जाएगा। जैसे हमने देखा ना कि ब्लड में जाकर मिश्रण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पाचन तंत्र में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पहुंचेगी। छोटी आंत में पहुंचने के बाद यह ब्लड में जाकर मिश्रित होगी। अब ब्लड में जैसे ही यह केमिकल मिश्रित हुई है, वही ब्लड कहां जाएगा? वो ब्लड जाएगा हमारे लीवर के पास, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है? यहां पे पाचन तंत्र में जो रक्त है, उसमें यह मिश्रित हो चुका है। मिश्रित होने के बाद यह दवा हमारे शरीर के हर एक अंग से होकर पास करेगी, हमारे शरीर के हर एक अंग से, हमारे शरीर के हर एक कोशिका से होकर पास करेगी। चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो हमारे हाथों की उंगली हो, कुछ भी हो, हमारे शरीर के हर एक अंग से यह दवा होकर पास करती है। सपोज आपको घुटने का दर्द हो रहा था और आपने घुटने के दर्द के लिए मान लो तो कि घुटने पे कोई चोट लग गई, वहां पे कुछ छिल गया या स्किन जो है वो डैमेज हो गया, जो चमड़ी है उसमें चोट लग गई, और चोट लगने के बाद वहां पे मान लो आपको घाव जैसा कुछ हो गया, तो उस घाव को सुखाने के लिए, उस वुंड को सुखाने के लिए आपने कोई दवा ली, आपने कोई एंटीबायोटिक लिया या कुछ भी ऐसी दवा ली ताकि बैक्टीरिया या बाकी चीजों का असर ना हो। तो फिर अब यहां पे होगा क्या कि यह जो आपकी दवा है, जो एंटीबायोटिक है, ऐसा नहीं कि आपके सीधे घुटनों के पास पहुंच जाएगी
या उस पार्ट तक पहुंच जाएगी जहां पे आपको तकलीफ है। यह दवा आपके शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचेगी, हर एक कोशिका के पास पहुंचेगी और उसी में यह लीवर के पास भी पहुंचेगी। तो यह रासायनिक पदार्थ जो है यह शरीर में रक्त के माध्यम से अनेकों कोशिकाओं तक जाएगी। यह हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से अनेकों कोशिकाओं तक जाएगी, अनेकों कोशिकाओं तक पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो पहले दवा चली, पाचन तंत्र में आई, पाचन हुआ, रक्त में मिली, रक्त में मिश्रण हुआ, रक्त के माध्यम से अब हमारे शरीर के अनेकों कोशिकाओं तक पहुंच रही है। ठीक है, अब देखो मान लो इसमें से यह जो रक्त है वह हमारे घुटने के पास भी पहुंचेगा जहां वो समस्या थी, मस्तिष्क में भी पहुंचेगा, हाथों में भी पहुंचेगा, हमारे हृदय तक भी पहुंचेगा, फेफड़ों तक भी पहुंचेगा, यानी हमारे शरीर के हर एक अंग चाहे वो नाजुक हो या ना हो उन सभी तक यह केमिकल पहुंचेगा, उन सभी तक यह केमिकल पहुंचेगा। तो ये यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हो तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली एक ही जगह जाकर टारगेट करेगा, वह शरीर के सभी अंगों से होकर पास करता हुआ जाएगा और फिर वो आएगा लीवर के पास भी। अब क्योंकि लीवर जो है वह शरीर का रसायन संश्लेषण माध्यम है, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है या रसायन संश्लेषण यूनिट है। अब ये लीवर क्या करता है, लीवर इस रसायन को शरीर से बाहर करता है, रासायनिक पदार्थ को शरीर से बाहर करता है। लीवर जो है जैसे ये लीवर में पहुंचेगा, लीवर में पहुंचने के बाद अब लीवर को लगेगा कि यह तो बाहरी तत्व है, यह बाहरी रासायनिक पदार्थ है, इसका तो हमारे बॉडी में कोई पहले से तो कोई जान पहचान था नहीं, तो शरीर में कैसे आया। तो अब जो लीवर है वह इस केमिकल को बाहर करेगा, इस केमिकल को हटाने की कोशिश करेगा कि चलो भाई तुम यहां से अब निकलो। और जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन का लगभग 10 से 15% हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसका लगभग 80 से 85% हिस्सा लीवर के द्वारा और लीवर से फिर किडनी के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लीवर से अब ये फिर यहां पे जाएगा किडनी, हमारे किडनी में पहुंचेगा और किडनी के माध्यम से इसको शरीर से बाहर, शरीर से बाहर। तो जब भी हम दवा खाते हैं, जब भी हम दवा खाते हैं तो आपको एक चीज यह समझना है कि पहले यह हमारे पाचन तंत्र में आया, पाचन तंत्र में आने के बाद रक्त में यह मिश्रित हुआ, मिश्रित होने के बाद यह रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से होकर गुजरेगा और गुजरने के बाद फाइनली वह लीवर तक भी पहुंचेगा। जैसे ही वह लीवर तक पहुंचता है, लीवर इसको शरीर से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि लीवर इसको बाहरी रसायन या बाहरी पदार्थ मानता है और समझता है कि यह शरीर के लिए हानिकारक है, चाहे वो दवा ही क्यों ना हो या अल्कोहल हो या कुछ भी हो। कोई भी केमिकल जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है, क्योंकि जब भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो वो कहां जाता है, हमारे पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र से छोटी आंत में और छोटी आंत से फिर कहां पहुंचेगा, ब्लड में यानी कि रक्त में। रक्त में यह मिश्रित होगा और मिश्रित होने के बाद क्या होगा कि यह शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचता है, चाहे वो मस्तिष्क हो या कुछ भी हो, इन सभी के पास पहुंचेगा। लीवर के पास जब यह आएगा तो लीवर इसको रासायनिक पदार्थ को शरीर से बाहर करने की कोशिश करता है, वह उस रसायन को ब्रेक करता है, तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके बाद किडनी तक भेजता है कि देखो ये अपशिष्ट पदार्थ है, इसको शरीर से बाहर निकालो, और किडनी फिर उस रासायनिक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये काम होता है हमारे शरीर में दवा का, ये पूरा सिस्टम चलता है।
अब दिक्कत की बात कहां पे आती है? दिक्कत की बात आएगी इस पॉइंट पे। दिक्कत जो है वो आएगा यहां पे। दिक्कत यहां पे आएगा कि शरीर में रक्त के माध्यम से यह जो पार्ट है, यह हमारा, यह हर एक जगह तक जाएगा। हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक यह पहुंचता है। यही इसकी चैलेंज है, यही यहां पे इसकी चैलेंज है। अब देखो होगा क्या कि मान लो घुटनों में अगर कोई समस्या है या हाथ पैर में कहीं पे छिल गया है, उसके लिए हमने लिया था मेडिसिन, बट वो मेडिसिन पहुंचा कहां पे? वह दवा कहां पहुंची? हमारे मस्तिष्क में भी पहुंची। अब ज्यादातर टाइम रिएक्शन नहीं होगा, ज्यादातर टाइम इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे ऐसे, मान लो शरीर में उस समय कोई परेशानियां चल रही होंगी, तो यही दवा साइड इफेक्ट का कारण बनती है। जो एक साइड इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं कि जो दवा का जो दुष्परिणाम जो हमें देखने को मिलता है, वह यही से हमें देखने को मिलता है कि शरीर के हर एक कोशिका के पास जाती है। सर किडनी कैसे निकालता है? किडनी के पास निकालने के लिए अनेकों माध्यम है, जैसे मल के द्वारा या मूत्र के द्वारा इसको बाहर निकाला जा सकता है शरीर से। ठीक है, तो ये हमारा मेडिसिन यहां पे ऐसे काम करता है। ठीक है, मेडिसिन के कार्य करने की यह प्रणाली है हमारे शरीर में। एक चीज याद रखना, कोई भी मेडिसिन फंक्शन करेगी या नहीं करेगी, यह हिट एंड ट्रायल पे होता है। आपने देखा होगा ना कि लोग हिट एंड ट्रायल या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे ही दवा जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर को भी इसकी पूरी गारंटी नहीं मालूम होती कि कोई भी दवा जो आपको दी जा रही है, क्या वो सही ढंग से काम करेगी या नहीं, क्या वो सही ढंग से काम करेगी या नहीं, यह चीजें डॉक्टर को भी नहीं मालूम होती। हो सकता है कि वह काम कर जाए, हो सकता है कि वह काम कर जाए, हो सकता है कि नहीं भी करे। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर जो है वह क्या बोलते हैं आपको कि ये दवा जो है आप 7 डेज या 10 डेज खाकर देखो, अगर सुधार नहीं होता है तो फिर आकर हमसे मिलना, या 2 दिन 4 दिन जो भी टाइम देते हैं डॉक्टर, बीमारी के अनुसार वो 10 दिनों का 15 दिनों का टाइम देते हैं कि आप 10 दिन 15 दिन खाकर देखो। अगर आपकी दवा काम नहीं करती है तो फिर आप मुझसे आकर मिलो, फिर मैं आपको दूसरी दवा दूंगा। ठीक है, कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी नहीं खाना चाहिए। देखो ये तो आप डॉक्टर से पूछोगे ना कश्यप, सभी के लिए नहीं होता, सब खुद की मर्जी से तो कुछ भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, वो हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट या जो डॉक्टर होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया होती है दवा की। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे पहली प्रक्रिया। दवा कितने टाइम के बाद काम करती है, डिपेंड करता है कि दवा की कोटिंग कैसी है, दवा जो बनाया गया है उसको कैसे कोट किया गया है। कोटिंग का मतलब उसकी परत कैसी है, क्या वो इजीली डिसॉल्व होने वाली है या समय लेगी। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। वो सबके लिए सेम नहीं होगा, वो सबके लिए सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी कोटिंग कैसी है, उसके ऊपर जो परत है वो कैसी है, क्या वो आसानी से घुल सकती है, क्या वो आसानी से ब्रेक हो सकती है, तब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मेडिसिन का कभी भी कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कि इतने देर में काम कर जाएंगे। ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मेडिसिन के मामले में मैं एक चीज आपको बहुत ही क्लियर बोलता हूं, मेडिसिन आर टू बी रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, केवल वही मेडिसिन के बारे में आपको राय देंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ना ही आप कभी भी गूगल पे सर्च करना, ना ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी से पूछना, ना ही अपने दोस्तों से पूछना। मेडिसिन को लेकर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही बताएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, हाँ, अब इस पे आते हैं कि मेडिसिन का प्रभाव क्या होता है बॉडी पे। अब मान लो किसी ने एक आदत बना ली कि जब भी हो हम सुबह में 3-4 गोली जो है वह लेंगे ही लेंगे, या किडनी पे कैसे प्रभाव पड़ता है, लीवर पे कैसे प्रभाव करता है, ये बात करते हैं। जैसे जब भी कोई केमिकल, मान लेते हैं जैसे शराब हो या फिर कोई और रासायनिक पदार्थ हो या कोई मेडिसिन हो, दवा हो, जब भी हम इसको खाते हैं तो यह हमारे शरीर के लीवर में जाती है। जब लीवर इस पे काम कर रही होती है, जब भी लीवर इसके लिए कुछ काम कर रही होती है, उसको तोड़ने का काम करती है, तो उस दौरान जो लीवर की कोशिकाएं हैं वह भी क्षतिग्रस्त होती हैं, वह भी डैमेज होती हैं। जैसे मान लो अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके कारण उसकी लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। ठीक वैसे ही कोई लगातार अगर मेडिसिन खाता है और हाई पावर मेडिसिन खाता है तो उसकी भी लीवर की कोशिकाएं वहां पर डैमेज होती जाती हैं, लीवर की कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं। और कोई अगर इसको रेगुलर हैबिट बना ले
अगर कोई इसको रेगुलर हैबिट बना ले तो फिर उसका दुष्परिणाम पड़ता है लीवर पे सबसे पहले, और क्योंकि लीवर से फिर यह केमिकल जाता है कहां पे, किडनी पे, तो किडनी पे भी इसका असर पड़ सकता है। ठीक है, तो लीवर और किडनी दोनों ज्यादातर प्रभावित होते हैं क्योंकि दोनों केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है। दोनों जो है वह एक तरीके से जो भी रसायन आता है उसके संश्लेषण का काम करते हैं, लीवर के प्रोसेसिंग का काम करते हैं, सॉरी रसायन के संश्लेषण का काम करते हैं, इसलिए लीवर और किडनी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसके बाद बाकी जगहों पे क्यों इफेक्ट होगा, देखो यही रक्त के माध्यम से तो शरीर के अनेक हिस्सों तक पहुंच रहा है। मान लो ब्रेन में पहुंचा, किसी और प्रोटीन के साथ उसका रिएक्शन हो गया, आपने देखा होगा दवाओं पे लिखा होता है साइड इफेक्ट में हेडेक या नोजिया, वोमिटिंग, बाकी सारी चीजें। तो अगर वह किसी और प्रोटीन के साथ, किसी और केमिकल के साथ बॉडी में रिएक्शन कर लेता है तो फिर वहां पे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि मेडिसिन काम कैसे करता है, इसको मैं अभी लिखवा भी देता हूं। पहले एक 4-5 लाइन लिख लीजिए इसमें, ये फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति दवा ग्रहण करता है, जब भी कोई व्यक्ति दवा ग्रहण करता है तो दवा पाचन तंत्र में पहुंचती है, तो दवा पाचन तंत्र में पहुंचती है, दवा पाचन तंत्र में पहुंचती है। पाचन प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया के उपरांत पाचन प्रक्रिया के उपरांत दवा रक्त में मिश्रित हो जाती है। पाचन प्रक्रिया के उपरांत दवा रक्त में मिश्रित हो जाती हैं। रक्त में मिश्रित दवा रक्त में मिश्रित दवा शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से होकर रक्त में मिश्रित दवा शरीर के प्रत्येक प्रत्येक कोशिकाओं से होकर गुजरती है, प्रत्येक कोशिकाओं से होकर गुजरती है, प्रत्येक कोशिकाओं से होकर गुजरती है। जिस कोशिका के द्वारा या अंग के द्वारा जिस कोशिका के द्वारा या अंग के द्वारा दवा की जरूरत होती है, दवा की जरूरत होती है, जिस कोशिका या अंग के द्वारा दवा की जरूरत होती है उसके द्वारा उसके द्वारा रक्त में मिश्रित उसके द्वारा रक्त में मिश्रित दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें उसके द्वारा रक्त में मिश्रित दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यही दवा शरीर के यही दवा शरीर के बाकी शरीर के बाकी ऊतकों या अंगों के द्वारा भी अंगों से भी होकर यही दवा शरीर के बाकी ऊतकों और अंगों से होकर गुजरती है
और कभी कभी रासायनिक रासायनिक क्रिया के माध्यम से रासायनिक क्रिया के माध्यम से रासायनिक क्रिया के माध्यम से इन उत्तकों या अंगों को इन उत्तकों या अंगों को प्रभावित करती है। इन उत्तकों या अंगों को प्रभावित करती है, जिसे सामान्यतः साइड इफेक्ट कहा जाता है। जिसे सामान्यतः साइड इफेक्ट कहा जाता है। जिसे सामान्यतः साइड इफेक्ट कहा जाता है। रक्त में घुलित दवा रक्त में घुलित दवा जब लीवर के पास पहुंचती है, रक्त में घुलित दवा जब लीवर तक पहुंचती है, तो लीवर इसे रासायनिक पदार्थ समझकर शरीर के बाहर करने की प्रक्रिया आरंभ करती है। शरीर के बाहर करने की प्रक्रिया आरंभ करती है। शरीर के बाहर करने की प्रक्रिया आरंभ करती है। रासायनिक पदार्थों के विखंडन के बाद इसे किडनी तक पहुंचाया जाता है। जिसके द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाता है। जिसके द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाता है। जिसके द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूं। नहीं, ये एसएससी के लिए नहीं है। दूसरा, आयुर्वेदिक दवा का साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये दवा पे डिपेंड करता है, कितना डोज है इस पे डिपेंड करता है, किस बीमारी में दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी दवा अगर वो केमिकल है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या कुछ भी हो, जब भी हमारे शरीर के अंदर में पहुंचेगा तो आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि हमारा शरीर किसी भी बाहरी चीज को अलाउ नहीं करता, किसी भी बाहरी पदार्थ को अलाउ नहीं करता। तो ये चीज को आपको बस ध्यान रखना है, कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं आएगा। इतने इसे याद रखोगे तो बाकी जितने भी आपकी दवाएं हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, कुछ भी दवा हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है बाहरी पदार्थ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई ये बात। आई होप आपने फ्लो चार्ट भी बना लिया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और चीज को देखते हैं और वो है एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। ठीक है, एक चीज है जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, और दूसरा है जिसे हम बोलते हैं एंटीवायरल। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई दवा जिसको किसी सूक्ष्म जीव जो जीवित हो,
जो जीवित प्राणी हो उसके खिलाफ बनाया गया हो या उसको खत्म करने के लिए बनाया गया हो। किसी जीवित सूक्ष्म जीव को खत्म करने के लिए जिसको बनाया जाता है वह हमारा एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, जीवित सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव जीवित सूक्ष्म जीव को मारने के लिए तो कोई भी जो जीवित है, कोई भी कोशिका जो जीवित है, कोई भी सूक्ष्म जीव जो जीवित है उसको मारा जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। मान लो शरीर में अगर बैक्टीरिया चला जाए, कोई कवक चला जाए, कोई प्रोटोजोआ चला जाए, कुछ भी जाए, जीवाणु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का सूक्ष्म जीव हो, अगर वह शरीर के अंदर में जाता है, अगर वह शरीर के अंदर में जाता है तो फिर होगा क्या कि जैसे वो शरीर के अंदर में गया है वो हमारे शरीर के अंदर में कुछ संक्रमण पैदा कर सकता है और उस संक्रमण के हिसाब से हमें कोई बीमारी हो सकती है, उस संक्रमण के कारण कोई बीमारी हो सकती है। पहला पार्ट होता है संक्रमण, जहां हमारी कोशिकाओं को संक्रमित किया गया हो। एक स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, संक्रमण क्या होता है कि संक्रमण का मतलब है कि जहां हमारी जो कोशिकाएं हैं वह संक्रमित हो गई हो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा, किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव हो, उसके द्वारा इसको संक्रमित किया जा सकता है, इसको इन्फेक्ट किया जा सकता है। यह पहली बात होती है। संक्रमण के कारण अगर हमारे जो अंग हैं वह काम करना बंद कर दे, अगर संक्रमण के कारण हमारे जो शरीर के अंग हैं वह काम करना कम कर दे, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाए, उनकी जो दक्षता है, उनकी जो क्षमता है, अगर जब वह प्रभावित हो जाती है फिर हम इसे बीमारी कहते हैं। तो दो चीजें होती है, एक इन्फेक्शन जहां पे हमारा शरीर संक्रमित हुआ हो, जहां शरीर की कोशिकाएं किसी अन्य सूक्ष्म जीव से संक्रमित हुई हो, या प्रभावित या संक्रमित ही आप बोल सकते हो, संक्रमित हुई हो। और बीमारी वो स्टेज होगी जहां शरीर के उत्तकों या अंगों की अंगों की दक्षता प्रभावित हो जाए तो फिर हम उसको बोलेंगे कि यह बीमारी का रूप ले चुकी है। जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जब यह हमारे शरीर में आएगा तो हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करना स्टार्ट करेगा, और ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकता है कि जो फेफड़े हैं उन पे असर पड़ना स्टार्ट हो जाए, जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, वह डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो संक्रमण और बीमारी, इन दोनों में ये यहां पर अंतर होता है कि संक्रमण क्या है, बीमारी क्या है। ठीक है, अब मान लो जैसे हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे एंटीबायोटिक और एंटीवायरल, तो एंटीबायोटिक और एंटीवायरल में क्या होता है कि यह किसी जीवित सूक्ष्म जीव को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे कि जो एंटीबायोटिक है वह हमारे शरीर को बीमारी या संक्रमण के लक्षणों से मुक्ति देता है।
से मुक्ति देता है। तो ये पार्ट को भी आपको यहां याद रखना है कि शरीर के जो बीमारियां हैं, उनके जो लक्षण है या उनसे जो पीड़ा है, उससे भी एक तरीके से राहत प्रदान करता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दोनों काम के लिए बना हुआ है। जो मौजूद सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, कवक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी से अगर हमारा शरीर संक्रमित हुआ है या फिर अगर हमारा शरीर जो है वो संक्रमित हुआ है या कोई बीमारी आ गई है, तो फिर इसके लक्षणों से निजात दिलाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उस बैक्टीरिया या कवक को, या मतलब ज्यादातर तो बैक्टीरिया ही होते हैं, जीवाणुओं को खत्म करने की कोशिश करता है, वह एंटीबायोटिक है। वहीं पे एंटीवायरल का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर में विषाणु आ चुके हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर में विषाणु आ चुके हैं, तो उन विषाणुओं से राहत दिलाने के लिए एंटीवायरल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पे होती है सबसे बड़ी मिस्टेक्स, ठीक है, यहीं पे ज्यादातर मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित है, वायरस से इंफेक्टेड है, तो उसको बार बार एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक मींस वह दवाएं जो शरीर को किसी संक्रमण से, शरीर को किसी सूक्ष्म जीव से खत्म करने की कोशिश करती है, जो जीवित होगा, किसी जीवित सूक्ष्म जीव को खत्म करने की कोशिश करेगी एंटीबायोटिक। बट हम वायरल में क्या देख रहे हैं? वायरस के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जो विषाणु है वह जीवित श्रेणी में नहीं आते, तो इनको मारा नहीं जा सकता। जो जीवित होगा उसको आप मार सकते हो, जो जीवित ही नहीं है उसको आप नहीं मार सकते। तो वायरसेस में क्या है कि यह जो वायरस है, यह जो एंटीवायरल बनाए जाते हैं, वह सिर्फ लक्षणों से छुटकारा के लिए बनाया जाता है, लक्षणों से छुटकारा, ठीक है। तो सिर्फ इसके लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत करने के लिए, यानी यहां पे हम वायरसेस को मार नहीं सकते, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखना कि वायरसेस क्योंकि जीवित नहीं है, वायरसेस क्योंकि जीवित नहीं है, तो इसलिए उनको मारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसकी सबसे फंडामेंटल चीज होती है कि जो सिम्टम्स है, जैसे कि मान लो किसी को छींक हो रहा है, किसी का बार बार नाक से पानी बह रहा है, ठीक है, आंखों से पानी आ रहा है, या आपको थोड़ा बुखार हो गया है, हेडेक हो गया है, तो ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। इनको सिम्टम्स बोला जाता है कि ये बीमारियों के या किसी इंफेक्शन के संक्रमण के लक्षण है। किसी को सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाए, बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाए, शरीर में दर्द हो, या फिर मान सकते हैं कि हो सकता है कि उनको छींक हो रही हो बार बार, या नाक से पानी बह रहा हो, आंख से पानी बह रहा हो, तो ये सभी जो है वो छींक है, ठीक है। ये सभी जो है वो लक्षण है, और इन लक्षणों के कारण आदमी परेशान रहता है जनरली। तो उससे छुटकारे के लिए एंटीवायरल का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे छुटकारे के लिए एंटीवायरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इसका वायरस पे यानी कि विषाणुओं पर कोई असर नहीं होता, इनका विषाणुओं पर कोई असर नहीं होता। तो इस चीज को आप याद रखना कि एक और काम यह कर सकते हैं कि विषाणुओं को रोकने की कोशिश, विषाणुओं को रोकने की कोशिश का मतलब यह है कि विषाणुओं का संक्रमण और ना बढ़े, यानी कि विषाणु जो है वह हमारे शरीर के और कोशिकाओं को प्रभावित ना करे, इसी के लिए एंटीवायरल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 2-3 चीजें इसमें याद रखना। पहली बात, विषाणुओं को मारा नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि वह जीवित नहीं है। तो जब भी हम एंटीवायरल लेते हैं तो एंटीवायरल का सीधा सीधा काम होता है कि वह शरीर में जो मौजूदा लक्षण है, जैसे कि अगर किसी को सर्दी खांसी हो रही हो, या फिर बुखार हो गया हो, सिर दर्द कर रहा हो, हाथ पैर में दर्द हो रहा हो, तो ये प्रकार के जो लक्षण है उनसे छुटकारा के लिए यूज किया जाता है एंटीवायरल। साथ में शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको विकसित करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
तीसरा इस्तेमाल इसका यह होता है कि वायरल लोड, एक टर्म होता है वायरल लोड, मतलब जो वायरस की जो मात्रा है, जो विषाणुओं की जो मात्रा है, उसको रोक कर रखा जाए, वायरसेस को आगे बढ़ने से रोका जा सके, विषाणुओं की मात्रा को आगे बढ़ने से या और बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, तो ये चीज जो है वह एंटीवायरल होती है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा शरीर खुद विषाणुओं को हटाता है या खुद विषाणुओं को निष्क्रिय करता है। हमारे शरीर में दवाओं के द्वारा वायरसेस को खत्म करना मुश्किल है, अभी तक के लिए तो नामुमकिन भी है। ठीक है, अभी तक के लिए जितने अभी तक जो शोध हुए हैं या जितने भी दवाएं हैं, उसे वायरसेस को खत्म नहीं किया जा सकता शरीर के अंदर में। शरीर खुद से ही वायरसेस को हटाने की कोशिश कर सकता है, हम बाहर से कोई मेडिसिन देकर शरीर से नहीं हटा सकते। हाँ, शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है, इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसका जो इम्यून सिस्टम है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, एंटीबायोटिक, जीवित जो है, जीवित सूक्ष्म जीव, उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, यहीं पे दिक्कत क्या होती है कि कई बार लोग वायरस से यानी कि विषाणुओं से संक्रमित होते हैं। विषाणुओं से संक्रमित होने के बावजूद उनको एंटीबायोटिक लगातार दिया जाता है, एंटीबायोटिक लगातार दिया जाता है, और इसके कारण फिर एक नई समस्या जो है वह उत्पन्न होती है। एक नई समस्या जो है वह उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी कि रोगाणु प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, तो उसके बारे में फिर हम लोग यहां पर देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स के लगातार दुरुपयोग के कारण एक और समस्या उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, रोगाणु प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, तो ये एक समस्या है जो उत्पन्न होती है हमारे अपने काम से, हमारे अपने कार्यों से यह प्रॉब्लम डेवलप होती है, यह जो परेशानी है वो उत्पन्न होती है। तो आखिर क्या कारण है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कारण क्या है। पहली बात तो यह है कि रोगाणु प्रतिरोध क्षमता आखिर है क्या, ये आखिर है क्या, रोगाणु प्रतिरोध क्षमता क्या है। सबसे पहला यही पाठ है कि आखिर यह रोगाणु प्रतिरोध क्षमता है क्या। ठीक है, ये वो सेक्शन है जिसको लेकर आपसे प्रीलिम्स में भी सवाल हो सकता है, इसको लेकर मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है, मेंस परीक्षा में भी यहां से सवाल आ सकते हैं, पहले भी एक बार आया हुआ है, इसको लेकर सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सभी चीजों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आखिर है क्या। इसको समझने के लिए आप ध्यान से एक एग्जांपल सुनना। आपने कई बार घरों में मॉस्किटो कॉइल लाया होगा, जो मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती होती है वो खरीदा होगा आपने। ठीक है, मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती है उसको आपने खरीदा होगा, कभी मैक्सो का, कभी मॉर्टिन का, कभी गुड नाइट का, एक्सेट्रा, या फिर जो मशीन्स आते हैं उसको भी आपने लगाया होगा। आपने एक चीज गौर किया होगा कि अगर आप सेम तरीके की अगरबत्ती या सेम तरीके की जो मशीन है उसको लगातार 3 महीने 4 महीने इस्तेमाल करते हैं, तो एक समय के बाद उसी मॉस्किटो कॉइल पे यानी कि वही अगरबत्ती पे आपको मच्छर बैठा हुआ दिखाई देगा, उसी मशीन के ऊपर में आपको यह मच्छर जो है वो बैठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मच्छर है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली विकसित होता जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली लगातार वह विकसित होता है, अपने अंदर में चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। यह उत्पत्ति का एक सिंपल सा सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है कि हर जीव अपनी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, उसमें अनुकूलन की कोशिश करता है, और इसीलिए अगर आप सेम कॉइल को लगातार 3-4 महीने यूज करो तो आपके आसपास में जो मच्छर है बाद में उसी पे बैठ के आराम से अपने बातचीत कर रहे होंगे या जो भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये पार्ट आपने देखा है मच्छरों में,
अब आपने देखा होगा मच्छर जो है उनका फिर भी लाइफ साइकिल होता है कि चलो एक दिन 6 महीने, सॉरी एक दिन या 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, ये मच्छरों का जीवन काल होता है। ये मच्छर का एक जीवन काल होता है, ज्यादातर इतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो ये जो समय है, ये जो समय है, ये 2 दिन 1 दिन का। अब आप इसी में सोचो कि बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया का जीवन काल कैसा है। बैक्टीरिया जो है वो कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ 2-4 घंटों के लिए हो सकता है। एक दिन में उसके कितनी बार बर्थ हो सकते हैं, कितनी बार डेथ हो सकती है। तो बैक्टीरिया तो और सूक्ष्म जीव है, उसका जीवन काल 100 साल, 150 साल, 200 साल नहीं होता। उसका 100 मिनट भी हो सकता है, 200 मिनट भी हो सकता है। उसी में वह नए जीवन को जन्म देता है और पुराना जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक इस पार्ट को आप ध्यान रखो। ठीक है, और यहां पर एक एग्जांपल समझो कि मान लेते हैं कि ये एक ये कोई भी मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल है, घर है, या सोसाइटी आप मान लो, कोई एक सोसाइटी है, कोई एक सोसाइटी, जो बिल्डिंग्स होती है ना जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई एक सोसाइटी है। ठीक है, यहां पे हजारों की संख्या में मान लेते हैं कि यहां पे लगभग 200 परिवार जो है वो रहते हैं। यहां पे 200 परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं, इस फ्लैट्स में, इन फ्लैट में 200 परिवार रहते हैं। अब मान लो इसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने मान लिया होगा कि गूगल के अलावा बाकी और कहीं जानकारी नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करेंगे? वो सिंपल ये करेंगे कि जब भी उनको कोई भी बीमारी होती हो, जैसे मान लो उनको कभी सर्दी छींक हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो खुद से जाएंगे और खुद से कभी पैरासीटामोल, कभी सेट्रिजीन, कभी एस्पिरिन, इसी प्रकार की अनेकों दवाएं वो लेते रहेंगे। टाइम टाइम पे वो खुद के अनुसार खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, या फिर उनके पास व्हाट्सएप पे कुछ आया होगा, उनके फ्रेंड्स ने बताया होगा, वो खुद से मेडिसिन लेते जाएंगे। मेडिसिन लेने के बाद अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेडिसिन का 10 से 15% हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। बाकी लगभग 80 से 85% जो है वह मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह जो है वह मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब यह जो शरीर से बाहर निकला है वह कहां जाएगा? मान लेते हैं ये हमारा एक जो भूजल है, इसको हम इंडिकेट करें यहां पे कि हमारा भूजल है। यहां पे ग्राउंड वाटर को मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड वाटर का है। तो यहां पे भूजल जो है उसी में, और बाकी जो मलमूत्र है वो इसी मिट्टी में जाता जाएगा। जो भी मलमूत्र है वो इसी मिट्टी में, इसी भूजल में जाकर मिलता चला जाएगा। इस मलमूत्र में किस चीज की मात्रा है? यहां पे मात्रा है एंटीबायोटिक की। इस मलमूत्र में एंटीबायोटिक की मात्रा है, और यह एंटीबायोटिक धीरे धीरे हमारे मिट्टी में, हमारे जल में, जो भूजल के जो स्रोत हैं, जो हमारे नदी तालाब होंगे, उनमें जाकर मिलती चली जाएगी। इसको ध्यान से जरा सुनना। यहां पे लगभग 200 परिवार रहते हैं। इसमें से कुछ लोग होंगे जो लगातार मेडिसिन का उपयोग करते होंगे, दवाओं का उपयोग करते होंगे। यह जो दवाएं हैं, जो एंटीबायोटिक्स है, अधिकतर मात्रा में उनके मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और यह हमारे जमीन में, मिट्टी में, जलों में जाकर मिलती चली जाएंगी। जलों में जाकर मिल जाती हैं, नॉर्मल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो अब ये जो ग्राउंड का पूरा इन्वायरमेंट है, ये जो पूरा हमारा इलाका है, इस पूरे इलाके में हमारे पास क्या है? एंटीबायोटिक है। इस पूरे इलाके में हमारे पास एंटीबायोटिक है, वही यहां पे भरा हुआ है। अब यहां पे जिन जीवाणुओं का जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो जीवाणु इन जगहों पे उत्पन्न हो रहे होंगे, उनको स्टार्टिंग से क्या मिल रहा है? उनको स्टार्टिंग से एक एंटीबायोटिक का पर्यावरण मिल रहा है। एंटीबायोटिक वातावरण में वो जन्म ले रहे हैं। स्टार्टिंग से ही उनके आसपास का जो पर्यावरण है वह एंटीबायोटिक से भरा हुआ है। एंटीबायोटिक की प्रचुर मात्रा वहां पे मौजूद है। इस प्रचुरता के कारण स्टार्टिंग से ही उनको अनुभव है कि हां, एंटीबायोटिक के माहौल में, एंटीबायोटिक पर्यावरण में वह कैसे अपने आप को बचाए रह सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जितने भी जीवाणु होंगे या बाकी जो सूक्ष्म जीव होंगे,
धीरे धीरे इसी एंटीबायोटिक माहौल में, इसी एंटीबायोटिक पर्यावरण में अपने आप को विकसित कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं। अब देखो, अब यही जीवाणु यहां पे मौजूद कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पे मौजूद कोई व्यक्ति है, इस पर्सन ने के अंदर में ये जो जीवाणु है वो प्रवेश करता है। एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के यहां, उस व्यक्ति में पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से या किसी और माध्यम से कोई एक जीवाणु जो यहां पे मौजूद था वह इस व्यक्ति के अंदर में प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद इसको थोड़ी संक्रमण होगी। अब जब संक्रमण होगी तो फिर यह व्यक्ति कहां जाएगा? यह व्यक्ति जाएगा डॉक्टर के पास। ये गया डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर ने इसको फिर से क्या दिया? एंटीबायोटिक, ठीक है, कि लो तुम एंटीबायोटिक खाओ और तुम सही हो जाओगे, तुम्हें बैक्टीरिया का असर हुआ है, तुम एंटीबायोटिक खाओ और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। यह व्यक्ति एंटीबायोटिक खाता रहेगा, बट इसके शरीर के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसके शरीर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो बैक्टीरिया है, यह जो जीवाणु है, वो तो पहले भी उसी एंटीबायोटिक माहौल में था, वो पहले भी उसी एंटीबायोटिक माहौल में था जो यहां पे इसको अब एंटीबायोटिक के द्वारा दिया जा रहा है। अब उसके ब्लड में एंटीबायोटिक है, लेकिन ये तो पहले से ही एंटीबायोटिक एनवायरमेंट से आया है, पहले ही एंटीबायोटिक माहौल से आया है, तो इसको लगेगा ये तो घर जैसा महसूस हो रहा है। जैसे घर पे हमारे पास एंटीबायोटिक का पूरा वातावरण था, वैसा ही वातावरण हमें इस व्यक्ति के अंदर में भी, इस व्यक्ति के शरीर में भी मिल रहा है। उससे जीवाणुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समस्या तब आती है कि मान लो अगर इस व्यक्ति को अगर ट्यूबरक्लोसिस जैसी समस्या हो, जिसमें फेफड़े जैसे अंग प्रभावित होते हो, यह व्यक्ति दवा खाता जाएगा, लेकिन दवा खाने के बावजूद इस व्यक्ति के अंदर में मौजूद जीवाणुओं का या जीवाणुओं पर कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर चाहे उसको कितनी भी दवाई दे, डोज बढ़ाते चले जाए, बट इस व्यक्ति के अंदर में कोई असर नहीं होगा। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दुनिया में मौजूद कोई भी एंटीबायोटिक इन लोगों पर काम नहीं कर पाती। जो भी कोई भी इस प्रकार के जीवाणुओं से संक्रमित हो, तो उनके ऊपर किसी भी दवा का असर नहीं होगा, और चाहे वो कितने भी पैसे खर्च कर ले, फिर भी इससे निजात मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अपने आसपास के जो माहौल है, आसपास का जो वातावरण है, उसको दूषित कर दिया है एंटीबायोटिक से। तो हमारे जमीन में प्रदूषण सिर्फ प्लास्टिक से नहीं है, हमारे जमीन में, हमारे जलों में, मिट्टी में और जल में प्रदूषण एंटीबायोटिक का भी है। और यही एंटीबायोटिक बाद में हमारे लिए निष्प्रभावी हो जाएगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और चाहे कोई भी कितना भी मेडिसिन ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि फ्यूचर में होगा, इट इज ऑलरेडी देयर, पहले से हो रहा है। भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोगों के अंदर में इस रोगाणु प्रतिरोध क्षमता वाले जीवाणुओं को देखा जाता है। रोगाणु प्रतिरोध क्षमता बहुत सारे बैक्टीरिया में विकसित हो गई है, और इसके कारण क्या होगा कि लोगों में जब भी कोई संक्रमण होगा या इस तरह के बैक्टीरिया आएंगे, तो वह चाहे कितना भी दवा खाए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं रोगाणु प्रतिरोध क्षमता। एक ऐसी समस्या जिसमें जो सूक्ष्म जीव है, उनके अंदर में जो एंटीबायोटिक्स है, उसको लेकर प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई है। तो इसमें आप लिख लेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में लिखेंगे एक ऐसी अवस्था जिसमें पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवों में एक ऐसी अवस्था जिसमें पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवों में एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध क्षमता
एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई है, प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जीवाणुओं पर या अन्य सूक्ष्म जीवों पर ऐसी स्थिति में जीवाणुओं पर या अन्य सूक्ष्म जीवों पर दवाओं का असर नहीं होता है, दवाओं का असर नहीं होता है। नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले कारण के रूप में अगर हम लोग देखें कि इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का यानी कि रोगाणु प्रतिरोध क्षमता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण है कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की इजाजत के, लोग खुद से डॉक्टर बनकर फिर वहां पर दवाइयों का सेवन करते हैं। तो सबसे पहला जो है अत्यधिक दवाइयों का सेवन, अत्यधिक दवाओं का सेवन, अत्यधिक दवाओं का बिना किसी चिकित्सक के परामर्श, अत्यधिक दवाओं का बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के सेवन। ठीक है, तो सबसे पहला है कि बिना डॉक्टर से पूछे बहुत भारी मात्रा में दवाओं का लोग सेवन करते हैं। लोग खुद से, आपने देखा होगा कि कई लोग हैं जो अपने घरों में मेडिसिन का स्टॉक बनाकर रखते हैं कि कभी हेडेक हो जाएगा तो इसके लिए मेडिसिन है, कभी आपको अगर मान लेते हैं कि पेट खराब हो जाए तो उसके लिए आपके पास अलग अलग जो मेडिसिन है वो रखे हुए हैं घर में, कभी किसी को मान लेते हैं बुखार हो जाए तो बुखार के लिए भी 10 अलग अलग प्रकार की दवाएं हैं, वोमिटिंग के लिए दवाएं हैं। तो लोग खुद से घरों में एक मेडिसिन स्टोर बनाकर रखते हैं कि हाँ, हमें कभी भी कोई समस्या हो डॉक्टर को फोन लगाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर भी तो यही बोलेंगे खाने के लिए, तो हम लोग फिर उसका सेवन करते जाते हैं। तो ये एक समस्या है, अत्यधिक दवाओं का सेवन बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के। अत्यधिक दवाओं का सेवन, अत्यधिक दवाओं का सेवन बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं या खासकर जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लो कोई एक बीमारी का इलाज चल रहा है, किसी की बीमारी का इलाज चल रहा है, तो बीमारी के इलाज के समय में हो सकता है कि मान लो किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो, किसी को टीबी की बीमारी हो, टीबी की बीमारी के समय उसका इलाज चलेगा, हो सकता है उसको कुछ इंजेक्शन दिया जाए। अब इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन देने के बाद साथ में रुई भी लगाई जाएगी, उसी इंजेक्शन के माध्यम से कोई ना कोई एंटीबायोटिक दिया गया है, इंजेक्शन के माध्यम से, सुई के माध्यम से उसका एंटीबायोटिक दिया गया है। वो जो कॉटन जो होगा, जिस रुई का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी थोड़ा ब्लड लगेगा, उसमें भी एंटीबायोटिक की कुछ मात्रा होगी। अब ये जो इंजेक्शन है या फिर ये जो कॉटन है, इसको बहुत सारे नर्सिंग होम्स या जो हॉस्पिटल्स हैं वो सीधा क्या करते हैं, बाहर में फेंक दिया कूड़े कचरे में, या फिर उसको पॉलिथीन में पैक कर दिया, सुबह में कूड़े कचरे वाला आया उसको दे दिया, भाई तुम ही ले जाओ, इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब देखो, यही जो कूड़ा कचरा है, जो हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम से जो कूड़ा कचरा निकलता है जिसमें एंटीबायोटिक की मात्रा होती है, उसको सीधा सीधा हमारे पर्यावरण में फेंक दिया जाता है, उसको सीधा सीधा हमारे पर्यावरण में फेंक दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होगा,
अब धीरे धीरे वही एंटीबायोटिक हमारे उसी पर्यावरण में मिलता चला जाएगा और फिर एक ऐसे माहौल, एक ऐसा पर्यावरण विकसित करेगा जहां पे जीवाणु इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या होगा कि हॉस्पिटल्स जो है, ठीक है, या नर्सिंग होम, नर्सिंग होम के द्वारा मेडिकल कचरे का पर्यावरण में निष्पादन, पर्यावरण में निष्पादन। तो ये भी इसका एक पार्ट है कि उनका पर्यावरण में निष्पादन कर दिया जाता है। तो ये एक दूसरी पार्ट हो गई कि हॉस्पिटल्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तीसरे नंबर पे आप देखोगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास कुछ और लोग जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मवेशी होते हैं, जो गाय, भैंस, बैल या बकरी हो गई, या फिर इस तरीके के जितने भी जीव हैं जिनका हम डेली बेसिस पे उनका उपयोग करते हैं, उनके दूध का उपयोग करते हैं या उनका किसी जगह पे काम लेते हैं, तो उनको भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। हमारे फल फूल जो हैं, जो हमारे फल और सब्जियां हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो फसल है, उस पे भी अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड का, यानी कि जो कीटनाशक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी कीटनाशक हो गए या जो भी इस प्रकार के एंटीबायोटिक हो गए जिनका फसल पे, फूल पौधों पे या फलों पर, सब्जियों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये आखिर में जाते कहां हैं? ये भी तो आखिर में हमारे पर्यावरण में जाकर ही मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी फसल हो गए, जो अलग अलग प्रकार के फसल, मवेशी या बाकी चीजों में जो इस्तेमाल होता है, फसल, सब्जियां, ठीक है, सब्जियां, मवेशी इत्यादि में इस्तेमाल की गई कीटनाशक, या एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक, तो इन सभी के माध्यम से भी यह फाइनली कहां पे पहुंच रहा है? इन सभी के माध्यम से भी हमारे पर्यावरण में जाकर मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से भी यह हमारे पर्यावरण में जाकर मिल रहा है। तो ये एक इसका रीजन हो गया। अब इसके बाद अब साथ में एक चीज और देखोगे कि जो दवा की कंपनियां हैं, जो दवाई बनाती हैं, उन दवा कंपनियों के द्वारा भी जो उनके जो कचरे हैं, उनका जो निष्पादन है, जो कचरा है उसका जो निष्पादन है, वह भी वैसे ही किया जाता है कि उन्होंने भी किसी जो मान लेते कि कहीं पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहीं पे फेंक दिया, कभी किसी नदी में बहा दिया, कभी सीधा मिट्टी में डाल दिया। तो जो दवा कंपनी है, दवा कंपनियों के द्वारा दवा कंपनियों के द्वारा दवा कंपनी के द्वारा दवाओं का निष्पादन, दवाओं का निष्पादन, तो ये भी एक फैक्टर है कि कहां पे वो भेज रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो दुकानदार हैं, जो दवा बेच रहे हैं, जो फार्मेसी हैं, जो दवा की दुकानें हैं, तो उनके यहां अगर दवा एक्सपायर कर जाती है, अगर उनके यहां भी दवा एक्सपायर हो जाती है, तो उसको वो कहां फेंकते हैं? वो एक्सपायर होने के बाद भी
इसको सिंपली मार्केट में या फिर मान लो कोई कूड़ा कचरा है तो उसी में फेंक देते हैं। तो जो खराब हो चुकी दवाएं हैं उनको भी प्रॉपर ढंग से निष्पादित करना होता है, उनको भी प्रॉपर ढंग से हटाना होता है। तो इस चीज को भी यहां पे नहीं किया जा सकता। तो जो पुरानी दवाएं हैं, पुरानी दवाओं का फार्मेसी के द्वारा या दवा दुकान, दवा की दुकानों के द्वारा, दवाई की दुकानों के द्वारा निष्पादन। तो ये भी एक वजह है जिसके कारण ये खराब होती जाती है। अब बात ये है कि ये सभी तो कारण हमने देख लिए। अब इसके कारण प्रभाव क्या पड़ेगा या इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसको भी हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका प्रभाव कहां होगा, प्रभाव किस चीज पे पड़ेगा, इसको भी देखते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या होगा। देखो, प्रभाव में सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, प्रभाव में हमें सबसे पहले क्या दिखेगा कि जो एंटीबायोटिक है, जो प्रभाव में हम लोग क्या देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो निष्प्रभावी होते चले जाएंगे, यानी कि एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक निष्प्रभावी होंगे, एंटीबायोटिक निष्प्रभावी होंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो इलाज का खर्च है वह बढ़ता जाएगा। इलाज का खर्च बढ़ेगा। इलाज का खर्च बढ़ेगा क्योंकि अगर आप मान लो कि किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पा रहा है, सिंपल एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल होता था उससे अगर उनका इलाज नहीं हो रहा है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, उनकी इलाज जो है वो और मुश्किल होती चली जाएगी, प्लस उसका खर्च बढ़ता चला जाएगा। तो इलाज का जो खर्च है वो और बढ़ता चला जाएगा। और भारत में जहां पे बहुत सारे लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता या मेडिकल इंश्योरेंस इतना बेहतर ढंग से नहीं प्रोवाइड किया जाता, वहां पे लोगों को फिर समस्या आएंगी। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं होता तो इसके कारण भी समस्या बढ़ेगी, तो इलाज का खर्च जो है वह भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारी बीमारियां बीमारियों का इलाज संभव नहीं होगा। इलाज संभव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आज के डेट में कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी। ठीक है, तो ये टीबी के अलग अलग वेरिएंट है, एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो बहुत सारी दवाओं का जिसपे काम नहीं करे उसको एमडीआर कहते हैं। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है जिसपे कोई दवा काम ही नहीं करे तो उसको एक्सडीआर कहते हैं। तो बहुत सारी जो टीबी की बीमारियां हैं, बहुत सारी जो ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारियां हैं, वह इलाज के लायक ही नहीं बचेंगी या उनका इलाज जो है वो संभव ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक समस्या है कि एंटीबायोटिक जो है वो निष्प्रभावी होते चले जाएंगे, इलाज का खर्च बढ़ेगा, बहुत सी बीमारियों का इलाज संभव नहीं होगा, मृत्यु दर बढ़ेगी, मृत्यु दर जो है वो भी बढ़ेगी क्योंकि इलाज जो है वो संभव ही नहीं होगा तो मृत्यु दर बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो इसके प्रभाव में जो इलाज है वो और मुश्किल होता चला जाएगा, इस पे खर्च भी बढ़ेगा, प्लस इलाज एक तरीके से कई लोगों में तो संभव ही नहीं होगा, मृत्यु दर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब प्रभाव तो हमने देखा, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या इससे बचने का कोई उपाय है कि क्या हम कैसे बच सकते हैं इसको बचने को लेकर। ठीक है,
उपाय जो है, अगर हम लोग उपायों की चर्चा करें तो सबसे पहले दवा की बिना किसी बिना किसी डॉक्टर की परामर्श के बिक्री पर रोक। सबसे पहली जरूरत यह है कि देखो, जो पर्यावरण तैयार हो चुका है वो तो हो चुका है, उसमें तो हम कुछ बदल नहीं सकते। कुछ जीवाणुओं में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। आगे अगर और बचाना है, अभी ऑलरेडी हम लोग बहुत ही हाई पावर का मेडिसिन लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। तो आगे अगर और इसको रोकना है तो उसका सबसे पहला इलाज है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से बिना किसी रोक टोक के लोग जो दवाइयां खरीदते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए कि आप ऐसे दवाइयां मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास किसी डॉक्टर का परामर्श ना हो। ठीक है। अब लोगों के द्वारा एक समस्या जो आती है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो हो सकता है कि लंबी लाइन लगी हो, दूसरा हो सकता है कि डॉक्टर की फीस ज्यादा हो। ठीक है। तो यहां पे टेली, जो एक तरीके से टेली मेडिकल हेल्प है, टेली चिकित्सा, टेली चिकित्सा को बढ़ावा, टेली चिकित्सा को बढ़ावा देना पड़ेगा। मींस जो ऑनलाइन एक तरीके से जो बहुत सारे एप्स जो बन के आए हैं, हालांकि उन एप्स की कॉस्ट भी ज्यादा है, बट सरकार अपने डॉक्टरों के द्वारा और सरकार अपने डॉक्टरों के माध्यम से या ट्रेनी जो है उनके माध्यम से लोगों को जो सिंपल बीमारियां हैं उसके लिए रिकमेंड कर सकती हैं कि क्या आपको कुछ दवा लेने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है। तो ये टेली चिकित्सा का भी एक उनके पास ऑप्शन होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक स्टेप जो है वो लिया जा सकता है। ठीक वैसे ही जो कृषि है, कृषि में कीटनाशक या एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर नियंत्रण नियंत्रण। ठीक है। कि जो कृषि में कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं या एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके ऊपर भी नियंत्रण करने की जरूरत है कि कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, यह हमें देखने की जरूरत है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि और क्या किया जा सकता है, देखो, सबसे पहले लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी होगी कि आपको कोई दवा लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। तो लोगों में जागरूकता, और साथ ही साथ यह जो जागरूकता है वो सिर्फ लोगों तक नहीं बल्कि जो डॉक्टर्स हैं उस तक भी पहुंचानी पड़ेगी, उन तक भी पहुंचानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट और फिगर दिखाऊंगा इसके बाद, जो आप देख सकते हो वहां पे सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये कहा जाता है कि हमारे यहां बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वह बिना जरूरत के भी कई सारे एंटीबायोटिक्स को देते हैं, एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका परामर्श देते हैं। और वह क्यों देते हैं? कई बार उनको लगता है कि अगर मैंने ये, क्योंकि डॉक्टर्स को इन रियल मालूम नहीं होता कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी कौन सी नहीं, तो सोचते हैं कि चलो 4-5 एंटीबायोटिक दे देते हैं, कोई ना कोई एक तो काम कर ही लेगा। तो कई बार डॉक्टर्स एक प्रेशर में आकर, एक दबाव में आकर भी 4-5 अलग अलग एंटीबायोटिक का नाम परामर्श में दे देते हैं कि आप ये चारों पांचों एंटीबायोटिक खाकर देखो। कई बार उनके पास मेडिकल कंपनी जो है, जो दवा की कंपनियां हैं, उनका भी दबाव होता है कि आपके ऊपर दबाव होता है, उन डॉक्टर्स के ऊपर में दबाव होता है कि आप हमारी कंपनी के भी दवाओं को रिकमेंड करो, उनको भी परामर्श दो। तो वह भी एक एक तरीके से एक कारण बनता है कि कैसे
दवा का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर्स के ऊपर कभी पेशेंट्स का प्रेशर, जो पीड़ित हैं उनका भी प्रेशर होता है। कभी उनको लगता है कि अगर दवाओं से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं जल्दी, तो हमारे पास पेशेंट आना जो है वह बंद हो जाएंगे। तो ये सारी पार्ट भी यहां पर देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स के ऊपर भी दबाव होता है। तो उनको, उनके बीच में भी एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि डॉक्टर जो है उनका काम, डॉक्टरों के बीच जागरूकता। यह भी एक जरूरी है कि डॉक्टरों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि आप ऐसे जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो इससे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, दवाओं को डिसॉल्व के लिए या मेडिकल, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, वो मेजर इश्यू है। एक बार ये बीच वाला चेक, मेडिकल, वो मैंने आपको बता दिया, मेडिकल गार्बेज का मैंने आपको बता दिया है, मेडिकल कचरे के बारे में पिछले स्लाइड्स में ही बता दिया है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है। हाँ, पांचवा पार्ट आप लिख सकते हो कि जो मेडिकल जो कचरा है, सही निष्पादन, मेडिकल कचरा का सही निष्पादन, यह भी इसका एक पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हो कि मेडिकल कचरे का सही निष्पादन किया जाए, ताकि ऐसा नहीं कि सीधा पानी में फेंक दिए या मिट्टी में फेंक दिए, तो वो भी नहीं कर सकते, अदरवाइज और ज्यादा पर्यावरण में घुलता जाएगा और पर्यावरण में और ज्यादा समस्याएं क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसकी समस्या के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, अब सरकार ने इसको लेकर एक कैंपेन स्टार्ट किया था। सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार के कदम क्या है, सरकार ने एंटीबायोटिक्स के बिना डॉक्टरी परामर्श के बिक्री पर रोक लगाई है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक को बिना परामर्श के बिक्री पर रोक, बिक्री पर बिना परामर्श के बिक्री पर रोक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक को सरकार के नियमों के अनुसार बिना परामर्श के नहीं बेचा जा सकता। हालांकि वो अलग बात है कि लोकल मेडिकल शॉप में, जो स्थानीय जो मेडिकल की दुकानें हैं, उनमें धड़ल्ले से इनको बेचा जाता है बिना किसी रोक टोक के, लेकिन सरकार के द्वारा ऑफिशियली इस पर रोक लगाया गया है, सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से इस पर रोक है, लेकिन इसको माना कम जाता है। हाँ, ऑनलाइन जितनी भी दवाएं बिकती है आप देखोगे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, सरकार ने काफी पहले, लगभग 2014 में एक कैंपेन स्टार्ट किया था, रेड लाइन कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन क्या है कि एंटीबायोटिक दवा आप जब भी देखोगे तो एंटीबायोटिक दवा के ऊपर में आपको एक रेड कलर का स्ट्रिप दिखेगा, एक रेड कलर का एक लाइन दिखेगा। उस रेड कलर के लाइन का मतलब होता है कि इस दवा की बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के इसको लेना या इसको बेचना मना है। ठीक है, तो आप जब भी कोई एंटीबायोटिक देखोगे उस पर अगर आपको रेड लाइन मिल रहा है, तो रेड लाइन का मतलब है कि एक एंटीबायोटिक है जिसको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की इजाजत के, बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये एक रेड लाइन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया था लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने को लेकर। अब आप सभी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आपको इस रेड लाइन कैंपेन के बारे में मालूम हो इसके भी कम चांसेस हैं। तो आप ये सोचो कि बाकी जो जनता है उनके पास इसके बारे में कितनी जानकारी होगी कि सरकार ने दवाइयों के ऊपर में एक रेड लाइन लगाया है, जिसका मतलब उन दवाओं को कंज्यूम नहीं किया जा सकता। वो तो सोचेंगे पैकेजिंग पे अलग कलर डालने के लिए डाला गया है। तो रेड लाइन कैंपेन एक सरकार के द्वारा एक
एक तरीका अपनाया गया जिससे लोगों को सचेत किया जा सके कि कौन सी दवाएं आपको बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बड़ी कंपनियां हॉस्पिटल के गंदगी या डेट फेल दवाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं, उनके पास उसकी विधि बताई जाती है। जो जो दवाएं हैं उसको लेकर एक नियम भी है, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, जो मेडिकल वेस्ट है, जो मेडिकल कचरा है, उसके मैनेजमेंट को लेकर नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। वह नियम बताए जाते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स को और दवा दुकानों को कि आप इसको कैसे हटाओगे। ठीक है, तो ये वो प्रभाव को कम करने का या फिर एक सरकार के जो कदम है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स दिखा देता हूं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स लिखने में। ठीक है, इसमें यह जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार क्या कहा जा रहा है उसको आप एक बार ध्यान देना। सरकार का यह मानना है कि रोगाणुरोधी दवाओं के 70 से 80% जो नुस्खों की सलाह है वह सिंपली बिना किसी जानकारी के दी जाती है। तो कई बार डॉक्टर्स के द्वारा, जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा अनावश्यक रूप से 70 से 80% दवाएं दी जाती हैं जिसकी जरूरत भी ना हो। हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने अगर 10 मेडिसिन दिया हो सकता है उसमें से 4-5 की या 6-7 की जरूरत ही ना हो, फिर भी डॉक्टर्स के द्वारा वह परामर्श दे दिया जाता है। तो सरकार का यह भी कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं कई बार अपने मेडिकल कंपनियों के दबाव में, कई बार इस दबाव में कि उनके मेडिसिन से लोग ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो इन सभी दबाव में डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं और बाकी चीजों को बता देते हैं कि आप ये भी दवा ले लो, वो भी दवा ले लो। तो उसके कारण भी रोगाणु प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें यहां पे बताऊंगा। (2019) में 204 अलग अलग देशों की एक रिसर्च की गई, 204 अलग अलग देशों में खोजा गया और उसमें एक संस्था है लैंसेट, एक लैंसेट मैगजीन आती है, लैंसेट मैगजीन। ठीक है, तो इस लैंसेट मैगजीन की जो एक पब्लिकेशन आई उसमें बोला गया कि 2019 में दुनिया भर में लगभग 4.95 मिलियन, मतलब लगभग 49 लाख, एक साल के अंदर में लगभग 49 लाख लोगों की मौत सिर्फ उन जीवाणुओं से हुई जिसमें प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले के, उसके बाद को लेकर पब्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, उसको लेकर सरकारी आंकड़े भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो पूरे विश्व के स्तर पर लगभग 50 लाख मौतें सिर्फ इसलिए होती हैं हर साल क्योंकि जो दवाइयां हैं वो बेअसर हो चुकी हैं। दवाइयां जो हैं वो बेअसर हो चुकी हैं, इनका कोई काम, या लोगों में अगर कोई बीमारियां होती है तो उस पर दवाओं का असर बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये फैक्ट को भी आप वहां पे कोट कर सकते हो कि लगभग 50 लाख के आसपास में लोग इस बीमारी के कारण उनका इलाज संभव नहीं हो पाता और लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आपने एक गवर्नमेंट वाला भी डेटा देख लिया। गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है विकासपीडिया, जब भी आपको कोई ऑफिशियल डेटा लेना हो तो विकासपीडिया से आप ले सकते हैं। तो विकासपीडिया के डेटा के अनुसार भारत में जो चिकित्सक हैं वह 70 से 80% जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये दो आंकड़े भी आप लिखोगे तो आपका मेंस का आंसर जो है वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन थे कि मल्टीविटामिन खाने से क्या होगा, मल्टीविटामिन का इफेक्ट होगा कि नहीं, किसमें कौन सी दवा ली जाती है, इसके लिए सरकार ने भी बोला और ऑफिशियल भी यही कि आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी पड़ती। ठीक है, साइंस के टीचर से नहीं। चलिए, तो कल से हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बायो में हमने मेडिसिन और बाकी जितनी भी चीजें थी बायोलॉजी में हमने देख लिया। सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में देखा। कोशिका के साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जो मानव शरीर है उसमें क्या होता है, जो अलग अलग पौधों और पशु साम्राज्य हैं उसको भी देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुवांशिक बीमारियों को भी देखा और साथ में दवाएं कैसे काम करती है, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल क्या है और रोगाणु प्रतिरोध क्षमता क्या है। रोगाणु प्रतिरोध क्षमता वह टॉपिक है जिसको लेकर आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके कारण, प्रभाव, उपाय जो भी है सभी चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच और कल मिलते हैं। कल से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।